नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना मनोज यादव। आज मैं बात करूंगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हम आपको बता दें, सबसे पहले इसको सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना जाता था। मैं यूपी ट्रिपल एससी पैट की तैयारी करता हूं, इसीलिए मैं आपको उस चीज को उतनी विस्तार से बता सकता हूं, उतनी सटीकता के साथ बता सकता हूं, वो शायद कोई एक नॉर्मल व्यक्ति ना बता पाए। और मैं छात्र हूं, आप भी छात्र हैं, इसीलिए आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं। तो हम आपके दर्द को महसूस करके और अपने तरीके से एक छात्र की दृष्टि से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो हम आपको बता दें कि सबसे पहले इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता था। गर्मी का मौसम है, इसलिए कपड़े उतार दिए हैं, हम एक कोना घेर के बैठे हुए हैं अपने घर का। तो हम आपको बता दें, तो फिर हम टॉपिक पे आते हैं बिना अपना समय बर्बाद किए। तो उसको सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता था। तो हम आपको बता दें, ये हड़प्पा सभ्यता की जब खोज की गई, और हड़प्पा सभ्यता इसका पहले नाम क्यों पड़ा। सबसे पहले हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि इसका नाम हड़प्पा क्यों पड़ा, इसको हड़प्पा ही क्यों कहा गया, कुछ और नाम क्यों नहीं दिया गया। क्योंकि एक सिंधु घाटी की सभ्यता थी, तो उन लोगों ने जब खोज की तो हड़प्पा बोझ निकला, अवशेष निकले वहां पर, तो कुछ चीज नहीं भी मिली, यानी कि हड़प हो गई। तो इसीलिए उसका नाम, जो उस वक्त जो खोज करता थे, उन्होंने उसका नाम हड़प्पा दिया, जहां तक कि हमने पढ़ा है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज थी वो 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई। ये तो जानकारी आपको होगी, हर कोई बताता है, लेकिन आपको इसके पीछे की कहानी पता नहीं होगी, और शायद आपने ना भी सुनी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यही चीज एक छात्र बताएगा आपको, आप भी छात्र हैं, हम भी छात्र, तो आपका दर्द हम अच्छे से जानते हैं। इसलिए मैं आपको बता दूं कि ये सबसे पहले बात शुरू होती है हमारी 1921 में, सॉरी 1826 में। ये हमारी बात शुरू होती है 1826 में, कि एक चार्ल्स मैसन अंग्रेज आया हुआ था घूमने के लिए। तो अंग्रेजों का उस वक्त काम था कि घूमते रहते थे अपने, क्योंकि उन्होंने भारत को तो लूट ही लिया था। आपको पता है कि भारत को तो लूट चुके थे, इसलिए इनका काम था अंग्रेजों का कि घूमना, क्योंकि ये लोग घूमते बहुत ज्यादा थे इसीलिए। और आज का व्यक्ति अपने काम से मतलब रख रहा है, नो टेंशन, बस इसी कारण जो सॉरी चार्ल्स मैसन नाम का जो अंग्रेज था, वो उसने अपना एक विवरण दिया। जैसे कि जब गया तो उसने एक किताब लिखी जिसका नाम है नरेटिव ऑफ जनरल। उसमें ये विवरण दिया कि हम वहां पर गए हुए थे, तो वहां पर हमें कुछ विशेष अवशेष मिले, देखने को मिले। शायद यहाँ पर एक पुरानी कोई जो सभ्यता रही होगी, या पुरानी कुछ अवशेष मिले, तो यहाँ पर कोई ना कोई पहले रहा होगा। और वहां जब ये उसने जो विवरण दिया यहाँ पे खत्म हो गया। और फिर दूसरे नंबर पे आता है हमारा, जब कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन पड़ रही थी 1853 से लेकर 1855, 1853 से 1850 ईस्वी की बात है। जब कराची से लाहौर तक की जो रेलवे लाइन बिछ रही थी, तो वहां से जो मजदूर थे वो ईंटें ले ले जाकर लाइनों में लगा रहे थे। आप कहेंगे कि रेलवे लाइन में ईंटों का क्या काम है। तो एक बाउंड्री बनाई जाती है लाइन के, इस तरफ भी इस तरफ भी, दोनों तरफ बाउंड्री बनाई जाती है, जिससे कि कोई मर ना जाए, आके कट ना जाए, यानी कि लाइन से उस पार रहेगा इस पार रहेगा, सेफ्टी के लिए सेफ्टी दीवार कह सकते हैं उसको, सेफ्टी दीवार वो बनाई जाती थी। तो उस वक्त क्या था कि जो मजदूर थे वो ईंटें ला ला के लगा रहे थे। तो उसका जो मैन था, ठेकेदार, उस वक्त वही अंग्रेज वगैरह थे ठेकेदार। तो उन लोगों ने कहा भाई हम ईंटें तो लेके आए नहीं, तुम ईंटें लगा कहाँ से रहे हो। तो उन्होंने कहा भाई साहब वो ईंटें हैं वहाँ पे, हम तो वही ले लेके लगा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, तो बहुत सी ईंटें इस तरीके से लग गई। तब वहां पे लोगों को पता चला कि हाँ वास्तविकता में यहाँ पर बहुत सी कोई सभ्यता थी। फिर जो 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के निर्देशन में, उसके जो अध्यक्ष थे जॉन मार्शल, उनके निर्देशन में दयाराम साहनी द्वारा कहा गया कि तुम जाओ और उस स्तर की खोज करो, देखो वहां पर खुदाई करो, कुछ मिलता है। तो दयाराम साहनी द्वारा 1921 में इसे खोदा गया पहली बार, हड़प्पा को। जब उसको खोजा गया तो हड़प्पा जो सभ्यता थी बहुत ही सिस्टमेटिक, एक नियमबद्ध सभ्यता थी, जो आज के समय में हमें देखने को नहीं मिलता है। वो शायद 1921 के एटे पेटे हमें देखने को मिला होगा। आप समझ सकते हैं कि पहले के लोग कितने क्रमबद्ध तरीके के थे और कितने होशियार रहे होंगे। और हम आपको बता दें कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, वो हड़प्पा सभ्यता और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता 20 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई थी। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी सभ्यता रही होगी। 20 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई सभ्यता कितनी बड़ी सभ्यता रही होगी उस समय में, और वो भी सारी चीजें नियमबद्ध तरीके से थी। और आज भी उनका जो ग्रिड पद्धति द्वारा सड़कों का बनाया जाना, नालियों का बनाया जाना, दरवाजे, मकान जो इतने नियमबद्ध तरीके से बने हुए थे, वो वास्तविकता में अपने आप में एक गवाह है, साक्ष्य है कि उस समय पर वो लोग कितने वो रहे होंगे, सफल रहे होंगे। जो उस समय के आसपास जो सबसे समकालीन सभ्यता थी, ऐसा ही नहीं हड़प्पा भी थी, हड़प्पा के साथ साथ और भी सभ्यताएं थी जो उस वक्त फैली हुई थी। हम आपको बता दें, हड़प्पा सभ्यता के उत्तर में
हड़प्पा सभ्यता के उत्तर तक अगर जब देखा गया तो मांडा तक, जो मांडा कहाँ, चुनाव नदी के किनारे बसा हुआ। देखिए उस समय की जो जितनी भी सारी सभ्यताएं थी वो किसी न किसी नदी के किनारे बसी हुई थी। सबसे प्लस पॉइंट ये याद रखना है, उस समय की जितनी भी सभ्यताएं थी, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन जितनी भी सभ्यताएं थी वो सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे बसी हुई थी, क्योंकि उस वक्त लोगों के पास पीने के लिए पानी की सुविधाएं नहीं थी, उस वक्त खेती करने के लिए उतनी सुविधाएं नहीं थी। आज तो हम टंकी के द्वारा, पाइप नालियों के द्वारा, समरसेबल के द्वारा पानी निकाल लेते हैं, लेकिन उस समय पर ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। इसीलिए जितनी भी सभ्यताएं थी वो सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे बसी हुई थी। उत्तर के मंडा में ये सभ्यता थी, उत्तर के मंडा तक हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी। पूरब के आलमगीरपुर तक ये सभ्यता फैली हुई थी, जो कि हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है, और आपको पता होगा आलमगीरपुर ये यूपी मेरठ में पड़ता है। दक्षिण की बात करें तो हैमाबाद तक हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी, जो हैमाबाद है महाराष्ट्र में है। ये गोदावरी के सहायक नदी है प्रवरा, उसके किनारे बसा हुआ, वहां तक बसी हुई थी। और जब बात करते हैं हम उसकी पश्चिम की, जब हम पश्चिम की बात करते हैं तो सूत का गेंडोर, जो बलूचिस्तान में स्थित है, ये दशक नदी के द्वारा बसी हुई थी, दशक नदी के किनारे बसी हुई थी। देखिए थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप समझदार हैं, समझिएगा हमारी बात को, लेकिन हम आपको डीप तक लेके जाएंगे। यूपी ट्रिपल एससी के लिए आपको पढ़ना होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। और आज हम काम नहीं करेंगे, आज 5 साल हमने अपने बर्बाद कर दिए, तो शायद आने वाले 50 साल तक हमें घिसना पड़े अपने आप को। इसलिए आज हम इस चीज़ को आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूँगा, आप जितना भी पढ़ें, एक वीडियो बनाएं और उसको यूट्यूब पर डालें। आपको कोई नहीं देखेगा, कोई बात नहीं है, कम से कम आपका जो अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा वो बूस्ट हो जाएगा यार। इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ और आप भी करिएगा। हम बता दें, उस समय सबसे प्राचीन सभ्यता थी और उसके समकालीन भी कुछ सभ्यताएं थीं, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो डजला फरात नदी के किनारे बसी हुई थी। इराक, ईरान, सीरिया, मिस्र की सभ्यता थी जो नील नदी के किनारे बसी हुई थी। चीन की सभ्यता थी जो हांग नदी के किनारे बसी हुई थी। ज्यादातर स्थल हड़प्पा के पाकिस्तान में मिले, वर्तमान में पाकिस्तान में है। और अगर भारत के अंदर सबसे ज्यादा हड़प्पा के जो स्थल हैं वो गुजरात के अंदर हैं। और हम आपको बता दें, ये हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी, हड़प्पा सभ्यता की लिपि को हम आपको बता दें, अभी तक कोई सही से पढ़ नहीं पाया हड़प्पा सभ्यता की लिपि को। और आप कहोगे भाई साहब ये बताओ मनवीर कि तुम्हें पता कैसे चला, हमने क्या बात का, तो भैया कि ये इतनी साल पुरानी सभ्यता थी, 2500 से लेकर 1750 बीसी के बीच की बात होगी। तो एक कार्बन 40 पद्धति होती है, उसके आधार पर सभ्यता का समय जब पता किया गया तो ये 2500 से लेकर 1700 बीसी की पुराने की बात है। ये हड़प्पा सभ्यता की हम आपको एक बात बता दें, हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी, और जो उसका स्तर था वो मात्र सत्तात्मक स्तर था। आपको ये जानकारी हड़प्पा सभ्यता के बारे में कैसी लगी ये बताइएगा। और हम आपको दूसरी बात बताते हैं, क्योंकि मैंने नोट्स बना लिए हैं, हम आपको बताएं, हम कोई इतने बड़े ना तो वो हैं स्टूडेंट हैं, लेकिन आपको पूरी सहायता करवा रहे हैं कि हाँ। और दूसरी मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि आप नोट्स बनाते रहिए, साथ साथ नोट्स बनाइए, तो उसमें आपको सबसे बड़ा फायदा मिलेगा। शहर, नदी और खोजकर्ता, हमें अगर यूपी ट्रिपल एससी पैट को अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना होगा तो हमें इसे डीपली पढ़ना होगा, क्योंकि डीपली पढ़ना ही हमको अच्छे नंबर दिला सकता है। वरना भगवान भरोसे तो सब लोग बैठे हुए हैं, आप भी भगवान भरोसे बैठिएगा तो फिर शायद जीवन में कुछ नहीं कर पाइएगा। इसलिए उठिएगा, मेहनत करिएगा और आगे बढ़िएगा। तो हम बात करते हैं 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। ये रावी नदी के किनारे बसी हुई थी, इसकी खोज दयाराम साहनी द्वारा की गई। फिर मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, इसकी खोज करता है राखल दास बनर्जी। और बात करते हैं, ये 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई, ये याद रखिएगा। 1985 में चौंदड़ो, ये सिंधु नदी के किनारे बसी हुई है, ये भी सभ्यता। और ये स्थल थे, जगह थे। और हम आपको बता दें, ये गोपाल दास मजूमदार इसकी खोज करता थे। रोपड़ पंजाब में है, ये सतलज नदी के किनारे बसा हुआ था। इसके जो खोज करता थे वो यज्ञदत्त शर्मा थे। कालीबंगा राजस्थान में है, ये घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ था। इसके जो खोज करता है अमलानंद घोष। ये थोड़ी कहने में कंफ्यूजन है, माफ करिएगा।
धोलावीरा गुजरात में स्थित है। ये भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था। इसके जो खोजकर्ता थे वो जेपी जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट थे। लोथल गुजरात में है। और हम आपको बता दें कि लोथल में सबसे पहले चावल के साक्ष्य मिले हैं। सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य अगर कहाँ मिले हैं तो लोथल में मिले हैं। सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य लोथल में मिले हैं। इस चीज को याद रखिएगा आप लोग। और ये भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था लोथल। इसके जो खोजकर्ता हैं वो रंगनाथ राव हैं। सबसे ज्यादा स्थल जो मिले हैं और वर्तमान में है वो पाकिस्तान में है। भारत के अंदर अगर सबसे ज्यादा स्थल मिले तो वो गुजरात में मिले, साक्ष्य मिले गुजरात में मिले। हम आपको बता दें ये जो हड़प्पा था ये 2 शहरों में विभाजित था, एक पश्चिमी एक पूर्वी। इसको एक पश्चिमी टीला कह सकते हैं, एक पूर्वी टीला। पश्चिमी टीले में क्या था, पश्चिमी टीले में ऊपर जो दीवारें थी, जो घेरे बने हुए थे, ऊपर पश्चिमी टीला ऊंचा था और जो दीवारें बनी हुई थी उसके घर बने हुए थे, उसके चारों ओर बाउंड्री थी। एक तो बाउंड्री थी और पूर्वी टीला था वो नीचा था। वहां पर नॉर्मली लोगों के घर बने हुए थे, कोई घेरा नहीं था, यानी सुरक्षा नहीं थी। तो हम ऐसा कह सकते हैं जो पश्चिमी टीले के लोग थे वो अमीर रहे होंगे, पश्चिमी टीले के लोग अमीर रहे होंगे, पूर्वी टीले के लोग उतने बाहुबल धन बल से उतने मजबूत नहीं रहे होंगे, इसीलिए उनको निचले स्तर पर डाल दिया। और ऐसी कोई सुरक्षा नहीं थी, वहां पर डबल वो लगी हुई थी सुरक्षा दीवार, लेकिन यहाँ पर कोई सुरक्षा दीवार नहीं थी। आपको हम बता दें कि हड़प्पा सभ्यता की जब बात हो रही है तो हमें हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ इस चीज को भी समझना होगा कि हड़प्पा में हमें क्या क्या साक्ष्य मिले। तो हम आपको बता दें, हड़प्पा में सबसे पहले हमें इक्का गाड़ी मिली है। इक्का गाड़ी के साक्ष्य मिले, यानी कि वहां के लोग आने जाने के लिए इक्का गाड़ी का उपयोग करते होंगे, सामान का आवागमन करने के लिए इक्का गाड़ी का उपयोग करते होंगे। हड़प्पा से हमें जले हुए गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले, यानी कि वहां के लोग कृषि पर आधारित लोग रहे होंगे, यानी कृषि का कार्य करते होंगे, इसलिए इक्का गाड़ी को सामान ले जाने और ढोने के लिए काम करते होंगे, खुद आने जाने के लिए काम करते होंगे। हमें हड़प्पा सभ्यता से सबसे पहले कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है पेट के परीक्षा में, कपास की खेती के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ मिले, तो कपास की खेती के सबसे पहले साक्ष्य हमें हड़प्पा में देखने को मिले। इस चीज को याद रखिएगा। मैं छात्रों आपको हमसे बेटर कोई नहीं समझा सकता, कितना भी बड़ा टीचर हो, इस बात को मैं बता सकता हूँ आपको। इसलिए आपको बड़े गौर संतुष्टि के साथ देखना चाहिए। हमारा वेशभूषा और हुलिया देख के, बैकग्राउंड देख के अंदाजा मत लगाइए आपको कुछ नहीं दिख रहा है। केवल आप लेक्चर सुनिए, केवल सुनिए, पढ़िए मत, क्योंकि आप सुनेंगे याद हो जाएगा, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी एक पॉइंट बना के नोट्स करते चले जाइए, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ लगातार। आपको मैं बता दूं, हड़प्पा से ही स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे का चित्र मिला है, यानी कि वहां पर मात्र सत्तात्मक तरीक को प्रधान माना जाता था, मात्र प्रधान हड़प्पा था। ऐसी सभ्यता थी वो, क्योंकि वहां पर एक ऐसे चित्र को दिखाया गया, यहाँ स्त्री के गर्भ से एक पेड़ निकलता हुआ दिख रहा है, यानी कि वहां के लोग धरती माँ की पूजा करते थे, स्त्री को धरती माँ के समान मानते थे, प्रकृति से लगाव था उनको। काश दर्पण के भी साक्ष्य मिले, यानी कि वो लोग भी भाई साहब, अरे हम तो मुंह देखने के लिए एकदम शीशे का प्रयोग करते हैं, वो भी दर्पण का उपयोग करते थे। वहां पर शीशे का दर्पण मिला हुआ है, शीशा काष्ठ का दर्पण मिला हुआ है, काष्ठ से। हड़प्पा सभ्यता की जो पूरी डिटेल थी हम आपको दे चुके हैं, और आगे जब बात होगी तो मोहनजोदड़ो की होगी। अब हम आपको एक बात बता दें, ये नोट्स रखो इधर। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मैं छात्र हूं, जिस तरीके से मैं आपका दुख दर्द समझ सकता हूं शायद ही कोई टीचर आपका दुख दर्द समझ सकता हो। आप हमेशा, मैं आपको बताऊंगा जितना मैंने पढ़ा है, हम डीपली जाके पढ़ रहे हैं, गहराई से समझने का प्रयास कर रहे हैं और आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आप ये मत सोचिए कि 10 मिनट का समय फालतू लग रहा है, मैं जल्दी इस चीज को कवर कर लूंगा। ये आपके लिए दुखदायक होगा आगे चल के। जब आप पेपर देने बैठेंगे तो आपको एहसास होगा कि वास्तविकता में मंदिर सही बोल रही थी। इसीलिए 10 मिनट फालतू लग जाए, लेकिन जब पेपर आए तो हमारे लिए हलवा होना चाहिए, जिसके पेपर में कुछ आया ही नहीं हो। लेकिन ऐसा कब होगा, जब हम पढ़ेंगे मन लगा के, तब। पर ना, ये समाज इतना खराब है, हम आपको बता दें मित्रों, ये लोग इतने खराब किस्म के लोग हैं, अगर आप सक्सेस नहीं हुए तो ये लोग आपको, अपने परिवार के लोग, आपके अपने ही लोग ताने मारेंगे। इसलिए आपको प्रयास करना होगा, हमको प्रयास करना होगा, सब लोगों को मिलकर प्रयास करना होगा। और हम आपको एक बात बताते हैं, जिस तरीके से आपने हमारी वीडियो देखी, इस वीडियो को देखने के बाद जितना भी आपने याद किया है, पढ़ा है, नोट्स बनाए हैं, उसकी वीडियो कैमरा खोलिए, बोलिए और लग जाइए अपने काम पे। बस इसी के साथ मिलते हैं फिर एक नई टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक होगा हमारा मोहनजोदड़ो का।